वेरिएशन इज नॉट द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वेरिएशन इस क्वेश्चन का सही आंसर नहीं है। क्वेश्चन यहां पे डिस्कस किया जा रहा है कि व्हाट इज नेसेसरी फॉर द एग्जिस्टिंग ऑफ एन स्पीसीज, मतलब क्या जरूरी है किसके लिए, ऑर्गेनिज्म के एग्जिस्टेंस के लिए। लेकिन लोग क्या कह रहे हैं, नहीं वेरिएशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहां पे एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी वेरिएशन के बारे में भी कह रहा है कि द इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन, व्हाट इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन। ये पूरा ढड्ढा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस लास्ट वाला लाइन पढ़िए कि वेरिएशन इज दस यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज ओवर टाइम। सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज का मतलब ये हुआ, सर्वाइवल का मतलब ये हुआ कि उत्तरजीविता के लिए जरूरी है। मतलब क्या हुआ कि हम मतलब गांव में एगो कहावत है चला कि बेटा होबे नहीं किया झुनझुना खरीद लिया गया। सभी साथियों को नमस्कार और उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 में जो क्वेश्चन साइंस के दिए गए थे उसमें से कुछ प्रश्नों का आंसर रेलवे के द्वारा गलत दिया गया है। तो वो कौन कौन से प्रश्न हैं आज के इस छोटे से वीडियो सेशन में हम लोग उन्हीं पर चर्चा करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस सेशन की और देखते हैं हम लोग एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा, जो पहला क्वेश्चन आप सबों से पूछा गया था उसमें था कि कौन सा अंगक केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। ऑप्शन है आपका लयनकाय, हरित लवक, केंद्रक और सूत्रकनिका। और मेरे मित्र आरआरबी के द्वारा जो आंसर दिया गया है, आरआरबी के द्वारा जो आंसर दिया गया है वो क्या है, सूत्रकनिका। अब ध्यान रखिएगा कि इसी सूत्रकनिका को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, आप सभी कहेंगे गुरुजी माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। और मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट और एनिमल दोनों ही सेल में पाए जाते हैं। और दिए गए ऑप्शन में अगर आप गौर से देखेंगे तो जो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट की बात की जा रही है यानी कि हरित लवक की बात की जा रही है, तो सर ये केवल और केवल किस में पाई जाती है, पादप कोशिका में पाई जाती है। ध्यान में रखिएगा कि आपके दिए गए ऑप्शन में केवल पादप कोशिका में कौन मिलता है, आप सभी कहेंगे क्लोरोप्लास्ट। तो मेरे भाई रेलवे के द्वारा जो आंसर यहाँ पे दिया जा रहा है माइटोकॉन्ड्रिया, ये बिल्कुल ही गलत है। तो ये क्वेश्चन पे आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। अगला सवाल देखिएगा कि अगला सवाल आपसे यह पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन से यौन संचरित रोग वायरस के कारण होते हैं। अब मेरे मित्र मैंने आपको एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज पे एक वीडियो भी दिया था जिसमें हमने बड़े ढंग से आपको कि वायरस से कौन से एसटीडी रोग हो सकते हैं, बैक्टीरिया से कौन से एसटीडी रोग हो सकते हैं, प्रोटोजोआ से कौन से एसटीडी रोग हो सकते हैं, ये सब बताया था। और बहुत सारे छात्र इसमें सही आंसर करके आए हैं। लेकिन इसका जो रेलवे के थ्रू आंसर दिया गया है वो है सिफिलिस और गोनेरिया, जो कि मेरे मित्र आरआरबी के दिया गया आंसर बिल्कुल ही गलत है। यहाँ पे आप सभी अगर एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे, आप सभी अगर एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे तो आपके प्रूफ के लिए मैंने एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे रखा है। ध्यान दीजिएगा कि इसमें कहा जा रहा है कि इट इज नॉट सरप्राइजिंग दैट मेनी डिजीज कैन बी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड। मतलब ये कोई सरप्राइजिंग वाली बात नहीं है कि बहुत सारे जो रोग हैं वो सेक्सुअली भी ट्रांसमिटेड होते हैं, यानी कि सेक्सुअली भी मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, कह रहा है दिस इंक्लूड बैक्टीरियल इंफेक्शन, यानी कि ये आपका बैक्टीरियल इंफेक्शन वाला हो सकता है जैसे कि सच एज गोनेरिया एंड सिफिलिस। तो मेरे मित्र क्वेश्चन पूछा जा रहा है वायरस के कारण हो सकता है और यहां पे एक आपका सिफिलिस है और सिफिलिस किससे हो रहा है, तो आप सभी कहेंगे बैक्टीरिया से। तो मेरे मित्र ये तो हमारा पूरी तरीके से गलत हो गया। साथ ही कहा जा रहा है कि वायरल इंफेक्शन सच एज वाट्स का मतलब मैंने आपको बताया था मस्सा एंड एचआईवी एड्स। मेरे मित्र ये किससे होंगे, वायरस से। तो आपके ऑप्शन में सर क्या दिया हुआ है, आपके ऑप्शन में मस्सा और एड्स दिया हुआ है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होना चाहिए था। रेलवे इसका गलत आंसर दे रहा है सिफिलिस और एड्स। तो मेरे मित्र इस क्वेश्चन पे भी आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस में क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि सीएफसी का उपयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन है एरोसोल स्प्रे, अग्निशामक, ग्राइंडर, रेफ्रिजरेटर। मेरे मित्र अगर आप गौर से पढ़ेंगे तो यहाँ पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उपयोग की बात की जा रही है। और आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि एरोसोल स्प्रे और साथ ही रेफ्रिजरेटर और जो आपका फायर एक्सटिंग्विशर है, इन सभी में सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग किया जाता
जाता है, जबकि मेरे मित्र यहाँ पे जो गैरेंडर है, जो आपका गैरेंडर है, इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग नहीं किया जाता है, सीएफसी का उपयोग नहीं किया जाता है। तो जो यहाँ पे आरआरबी का आंसर दिया गया है, जो आरआरबी का आंसर दिया गया है मेरे मित्र, वो गलत है। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 होना चाहिए, ये चीज ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट सवाल जो आप सबों को परेशान किया है, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हैं और पता नहीं रेलवे कैसे इसमें कंफ्यूज हो गई। सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए थायराइड ग्रंथि को किस तत्व की आवश्यकता होती है। मैंने 1000 दफा आप सबों को बताया है कि जब भी हम लोग थायराइड ग्रंथि के द्वारा थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण की बात करेंगे, हमारे लिए उपयोगी कौन होगा? आयोडीन होगा। तो सही आंसर भी हमारा आयोडीन होना चाहिए। ये छात्र ने लगाया भी है, चूज एन ऑप्शन 4 आयोडीन। लेकिन मेरे मित्र रेलवे इसका आंसर क्या दे रही है? पोटेशियम दे रही है। तो भाई ध्यान रखना, रेलवे का यह आंसर भी गलत है, रेलवे का यह आंसर भी गलत है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा कि आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन से विकल्प ठोस पदार्थों के गुण को दर्शाता है। अब ध्यान रखेंगे यहां पे कि ठोस पदार्थों के गुण की बात की जा रही है, तो ये तो एक बहुत ही बेसिक सा सवाल है। आप सबों को मालूम है कि कोई भी वैसा पदार्थ जिसकी आकार और आकृति निश्चित होती है क्या कहलाएगा? ठोस पदार्थ कहलाता है। तो पहला ऑप्शन में दिया हुआ है कि उनकी एक निश्चित आकृति होती है, बिल्कुल सही है, इसकी आकृति क्या होती है? एक निश्चित होती है। अब दूसरा है कि बाह्य बल लगने पर ये अपना आकार बनाए रखते हैं। नहीं मेरे मित्र, बाह्य बल लगाने पर ये अपना आकार में परिवर्तन करते हैं। उनके आकार में परिवर्तन करना कठिन नहीं है, परिवर्तन करना कठिन नहीं है मतलब आसान है। उनकी स्पष्ट सीमा और स्थिर आयतन होता है। मेरे मित्र ये भी सही है कि इसका स्पष्ट सीमा और स्थिर आयतन होता है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से विकल्प ठोस पदार्थ के गुण को दर्शाते हैं। तो मेरे मित्र ठोस पदार्थ का सीधा सीधा गुण अगर हम लोग पढ़ें कहीं पे भी केमिस्ट्री में, तो क्या है कि सर जो ठोस पदार्थ होते हैं उसकी एक निश्चित आकृति होती है। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। जबकि रेलवे के द्वारा क्या दिया जा रहा है? उनके आकार में परिवर्तन करना कठिन नहीं है। यह कौन सा बात हुआ? कोई भी ठोस पदार्थ है उसके आकार में परिवर्तन करना कठिन नहीं है, ये कौन सी बड़ी बात है? ये इसमें कोई साइंस का लॉजिक तो नहीं लग रहा है। अब ध्यान देंगे कि इनकी स्पष्ट सीमाएं और स्थिर आयतन होता है, यह गुण भी ठोस पदार्थ का है। तो मेरे मित्र आरआरबी इस क्वेश्चन के ऑप्शन को ही सेलेक्ट करने में कहीं ना कहीं कंफ्यूज थी, इसीलिए जो आपका आंसर दिया गया है वो यहां पे रॉन्ग है। और याद रखिएगा कि अगर आप पूरे प्रमुखता से ठोस पदार्थ के गुण की चर्चा करेंगे तो सर ठोस पदार्थ के गुण को दर्शाता है। तो मेरे मित्र इनका एक निश्चित आकृति होता है, ये बिल्कुल सही है। अच्छा, स्थिर आयतन तो होता है लेकिन ठोस के कणों की स्पष्ट सीमाएं आप नहीं देख सकते हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो आपका सही आंसर कौन लेके जाएगा? आप कहेंगे ऑप्शन 1, जबकि रेलवे के द्वारा जो कहा जा रहा है वो क्या है? गलत है। अगला सवाल देखिएगा। अब ये सवाल भी कई सारे छात्रों का कंफ्यूजन भरा रहा है और रेलवे ने इसका आंसर गलत दिया है। आपसे पूछा गया कि श्रम का विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर किस में होता है? पहला है एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों जीव, फिर है केवल बहुकोशिकीय जीव, फिर है ना तो एक कोशिकीय और ना ही बहुकोशिकीय जीव, और फिर है केवल एक कोशिकीय जीव। मैंने कई बार आपको बताया है, जब भी हम टिश्यू चैप्टर, उत्तक चैप्टर स्टार्ट किए हैं मेरे मित्र, तब मैंने आपको बताया है कि इस दुनिया में जितने भी जीव हैं वे सब के सब दो कैटेगरी में बटे हुए हैं, एक यूनिसेलुलर, दूसरा मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर वो जिसका शरीर एक ही कोशिका से बना हुआ है, मल्टीसेलुलर वो जिसका शरीर बहुत सारे कोशिकाओं से बना हुआ है। अब चूंकि कोई भी बहुकोशिकीय जीव है तो उसके सर्वाइवल के लिए उसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं? ऑर्गन सिस्टम होते हैं, और उन सभी ऑर्गन सिस्टम का अपना अपना टिश्यू होता है। और मेरे मित्र इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं उसमें श्रम विभाजन होता है, लेकिन जो मेरे मित्र एक कोशिकीय जीव है जैसे अमीबा, उसके बॉडी में सर एक ही सेल से क्या हो जाएगा? पोषण की भी प्रक्रिया हो जाएगी, पाचन की भी प्रक्रिया हो जाएगी, सारी प्रक्रियाएं हो जाएगी एक ही कोशिका से। लेकिन मेरे मित्र अगर मानव की बात करेंगे, प्लांट की बात करेंगे, आप कहेंगे एक सेल से नहीं होगी। तो यहां पे आपको मैंने प्रूफ के लिए एनसीईआरटी का चैप्टर 6 मेरे मित्र ये टिश्यू वाला चैप्टर है, इसमें यहां पे क्या कहा जा रहा है सीधे कहीं देखिएगा। कह रहा है कि इन प्लांट्स वैस्कुलर टिश्यूज कंडक्टेड फूड एंड वाटर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट वन पार्ट ऑफ द अदर प्लांट, सो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म सो डिवीजन ऑफ लेयर, मतलब जितने भी बहुकोशिकीय जीव हैं वे सब के सब क्या करते हैं? सर श्रम का विभाजन प्रदर्शित करते हैं, जबकि यूनिसेलुलर में श्रम का विभाजन नहीं होता है। तो आरआरबी के द्वारा यहां पे भी जो आंसर दिया जा रहा है मेरे भाई ये गलत दिया जा रहा है। केवल और केवल बहुकोशिकीय जीवों में क्या होता है? श्रम का विभाजन होता है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। अगर हम चलेंगे तो भी, तो ये तो बहुत ही बेसिक सी बात थी, लेकिन यहां पे भी सर रेलवे के द्वारा कंफ्यूज किया गया छात्रों को। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर
23 किसी शिफ्ट का रहा होगा जिसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ठोस पदार्थ के गुण को नहीं दर्शाता है। अब मेरे मित्र सवाल पूछा जा रहा है केमिस्ट्री का, ध्यान रखना सवाल पूछा जा रहा है केमिस्ट्री का। सर ऑप्शन दिया हुआ है क्या आपका, ऑप्शन दिया हुआ है आपका बायोलॉजी का, बायोलॉजी का। तो पहली दफा में तो ये क्वेश्चन ही गलत लग रहा है। अब दूसरी बात कि अगर रेलवे इस पे मान्यता देती भी है कि हमारा मन है हम कुछ पूछ ले, तो ध्यान रखिएगा कि रक्त क्या है, आप कहेंगे एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है। रक्त क्या है, तरल संयोजी उत्तक है। उपास्थि की बात करेंगे तो आप कहेंगे स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू, ये ठोस रूप में होगा। एरोलर संयोजी उत्तक, इसको तो मेरे मित्र हम लोग वायुतक वसा उत्तक कहते हैं, और वसामय एरोलर संयोजी उत्तक यानी कि इसको वायुतक उत्तक कहते हैं, और वसामय संयोजी उत्तक आप सभी कहेंगे इसी को हम लोग एडिपोज टिश्यू कहते हैं। तो ये वसा भी हमारा क्या होगा, आप कहेंगे ठोस पदार्थ के गुण को तो प्रदर्शित नहीं करेगा क्योंकि ये टिश्यू के रूप में है। तो सिंपल सा आंसर हमारा होना चाहिए था तरल के रूप में। अगर रेलवे इस पर रिजिड भी होती है तो आप कहते सर तरल के रूप में रक्त है तो ये ठोस पदार्थ के गुण को प्रदर्शित नहीं करेगा। बाद बाकी ये सबके सब क्या करेंगे, एरोलर संयोजी। अगर कुछ देर के लिए ह्यूमन ऑर्गेन के सर जो रिजिडिटी है उसके बेस पे हम रेलवे के अकॉर्डिंग सही मान ले तो भी हमारा आंसर तरल होना चाहिए, क्योंकि रक्त जो है वो लिक्विड जैसा होगा और ये लिक्विड की जो प्रॉपर्टीज होगी कहीं ना कहीं उसको मैच करवाएगी। जबकि उपास्थि एरोलर संयोजी उत्तक और वसामय संयोजी उत्तक सर यहां पे ठोस पदार्थ के गुण को नहीं दर्शाएगी। और यहां पे ये कहा जा रहा है कि एरोलर संयोजी उत्तक। तो मेरे मित्र हमें तो एक नजर में ये लग रहा है कि रेलवे के द्वारा ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में ही शंका है, क्वेश्चन में ही शंका है। ये चीज ध्यान में रख लेना, ऑब्जेक्शन करने लायक क्वेश्चन है ये, आप इस पे ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो कि कारण बताओ भाई कैसे आंसर दे रहे हो, एनसीईआरटी से तो आगे कुछ नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी भी अगर चलेंगे तो क्या होगा। अगला क्वेश्चन नंबर देखिएगा 24। बहुत सारे मित्रों को इसमें कंफ्यूजन है और बहुत सारे लोग इस पे अलग अलग अपना परसेप्शन भी दे रहे हैं, लेकिन हम आपके उसी भ्रम को तोड़ने के लिए इस स्क्रीनशॉट को लाए हैं कि चला जी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अगर चल रहे हैं तो थोड़ा सा शब्द पे जोर दीजिएगा। और हम हमेशा से अपने क्लास में शब्द पे आपको जोर देने के लिए कहते हैं, लेकिन नहीं, आप सुनते कहां हैं। आपसे सवाल करा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया, पहला चीज तो यहां पे कहा जा रहा है क्रिया, प्रोसीजर, क्रिया समय के साथ प्रजातियों स्पीशीज के अस्तित्व के लिए उत्तरदायी होता है। अस्तित्व बोले तो चला एग्जिस्टेंस, अस्तित्व का मतलब क्या हुआ, एग्जिस्टेंस। ध्यान रखना इस चीज को। पूछा जा रहा है ऑप्शन में संरक्षण, प्रजनन, विविधता, संघर्ष। कई लोगों को इसमें कंफ्यूजन है। मेरे मित्र आप जरा सा गौर फरमाइएगा एनसीईआरटी के चैप्टर 8 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस पे, इसमें क्या कहा जा रहा है। हमारे पास भी सर पुरानी एनसीईआरटी ही है और ये एनसीईआरटी आज की नहीं है, 2016 में ही जब मैंने टीचिंग स्टार्ट करा था उसी समय बुक लिया था। ध्यान दीजिएगा कि इसमें आपका कहा जा रहा है कि before we discuss the mechanism by which organism reproduce, let us ask a more basic question, why do organism reproduce। कह रहा है कि रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे उससे पहले हम आपसे क्वेश्चन करना चाहते हैं कि सर व्हाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस ही क्यों करता है, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनिज्म को जीवित रहने के लिए सिर्फ और सिर्फ पोषण की जरूरत होती है, उत्सर्जन की जरूरत होती है, श्वसन की जरूरत होती है, और मेरे मित्र जो आपका श्वसन के बाद आता है उस पर परिवहन की जरूरत होती है। तो ये तो लाइफ प्रोसेस है, किसी भी जीव को जिंदा रहने के लिए जरूरी है, लेकिन जनन की प्रक्रिया किसी जीव को जिंदा रहने के लिए जरूरी नहीं है। तो ये जरूरी क्यों है, तो आगे कहा जा रहा है कि आफ्टर ऑल रिप्रोडक्शन इज नॉट नेसेसरी टू मेंटेन द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। मतलब इन सभी चीजों के बाद हम ये कह सकते हैं आफ्टर ऑल रिप्रोडक्शन किसी भी ऑर्गेनिज्म के सर मतलब लाइफ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। अनलाइक द एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस सच एज न्यूट्रिशन, respiration or excretion, on the other hand if an individual organism is going to create more individual, a lot of its energy will be spent in the process। मतलब अगर रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया कोई इंडिविजुअल करता है तो उसमें तो लॉट ऑफ एनर्जी खर्च होगी। तो कोई भी व्यक्ति ये रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया कर ही क्यों रहा है, या कोई भी स्पीशीज रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया कर ही क्यों रहा है। आगे से पढ़िएगा, मैं इसका पूरा इसलिए पढ़ना चाह रहा हूं क्योंकि बहुत सारे छात्रों को इस कंफ्यूजन है कि गुरुजी प्रजनन आंसर दे या विविधता आंसर दे। पहले हमारी बातों को आप समझिएगा, फिर आप आंसर खुद कैलकुलेट कर लेंगे, किसी के प्रूफ की जरूरत नहीं
करेगी। नेक्स्ट कह रहा है कि सो व्हाई शुड एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म वेस्ट एनर्जी ऑन अ प्रोसेस इट डज नॉट नीड टू स्टे अलाइव, इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू डिस्कस द पॉसिबल आंसर इन द क्लासरूम। कह रहा है कि अगर किसी भी इंडिविजुअल को रिप्रोडक्शन की जरूरत नहीं है जीने के लिए, तो फिर ये इंडिविजुअल इतना एनर्जी खर्च क्यों कर रहा है इस रिप्रोडक्शन प्रोसेस पे। आगे कह रहा है कि इसका डिस्कशन क्लासरूम में होना चाहिए। नेक्स्ट, व्हाटएवर द आंसर टू दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर जो भी हो, इट इज ऑब्वियस दैट वी नोटिस ऑर्गेनिज्म बिकॉज दे रिप्रोड्यूस। मतलब कह रहा है कि रिप्रोडक्शन जरूरी नहीं है। अब इसका आंसर जो भी हो, लेकिन यह जरूर माना जा रहा है कि जो हम ऑर्गेनिज्म को देख रहे हैं वो बगैर रिप्रोडक्शन के संभव नहीं हो पाता। हम जो कुत्ता बिल्ली के छोटे छोटे बच्चों को देख रहे हैं, कुत्ता बिल्ली की हमारी ये जनरेशन देख रही है, अगली जनरेशन देखेगी, वो रिप्रोडक्शन के बिना संभव नहीं थी, रिप्रोडक्शन के बिना संभव नहीं थी या नहीं होगी। अब कह रहा है कि इफ देयर वेयर टू ओनली वन नॉन रिप्रोडक्शन मेंबर ऑफ पर्टिकुलर काइंड, इट इज डाउटफुल दैट वी वुड हैव नोटिस इट्स एग्जिस्टेंस। बस हमें यहीं तक आना था। अगर कोई सिंगल पार्टिकुलर मेंबर किसी भी स्पीसीज का मौजूद है, तो ये बड़ा ही मतलब कह सकते हो कि असंभव हो जाएगी कि उस स्पीसीज का अस्तित्व पृथ्वी पर बचा हो। अगर कोई जीव रिप्रोड्यूस ही नहीं करेगा तो उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं बचेगा, अस्तित्व ही नहीं बचेगा। तो मेरे मित्र, आपसे सवाल करा जा रहा है कि प्रजातियों के एग्जिस्टेंस के लिए इसमें से क्या जिम्मेदार है। मेरे मित्र, राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज रिप्रोडक्शन। और रेलवे के आंसर पर आप बिल्कुल ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। वेरिएशन इज नॉट द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वेरिएशन इस क्वेश्चन का सही आंसर नहीं है। क्वेश्चन यहां पे डिस्कस किया जा रहा है कि व्हाट इज नेसेसरी फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ एन स्पीसीज। मतलब क्या जरूरी है किसके लिए, ऑर्गेनिज्म के एग्जिस्टेंस के लिए। लेकिन लोग क्या कह रहे हैं, नहीं, वेरिएशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहां पे एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी वेरिएशन के बारे में भी कह रहा है कि द इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन, व्हाट इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन। ये पूरा ढड्ढर पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस लास्ट वाला लाइन पढ़िए कि वेरिएशन इज दस यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज ओवर टाइम। सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज का मतलब यह हुआ, सर्वाइवल का मतलब यह हुआ कि उत्तरजीविता के लिए जरूरी है। मतलब क्या हुआ कि हम मतलब गांव में एगो कहावत है चला कि बेटा होबे नहीं किया झुंझुना खरीद लिया गया। तो जब तक जीव पैदा ही नहीं होगा तब तक वो इन्वायरमेंट के साथ सामंजस्य कैसे बैठाएगा। और जरूर जाहिर सी बात है कि जब इन्वायरमेंट के साथ सामंजस्य बैठाएगा तभी वो इस पृथ्वी पर रह सकता है, और उसकी उत्तरजीविता सर्वाइवल तभी बनेगी जब उसमें विभिन्नता हो। तो मेरे मित्र, जब क्वेश्चन हमसे पूछा जाता कि मतलब उत्तरजीविता के लिए, किसी भी प्रजाति के उत्तरजीविता के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं, तब हम लोग कहते हैं विविधता इज द राइट आंसर, वेरिएशन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेकिन यहां पे क्या कह रहा है, यहां पे कह रहा है कि व्हाट इज द एसेंशियल फॉर द एग्जिस्टिंग ऑफ एन स्पीसीज। मतलब किसी भी प्रजाति के अस्तित्व के लिए निम्नलिखित में से क्या जिम्मेदार है। तो बगैर रिप्रोडक्शन के वेरिएशन कैसे आ सकती है, मेरे मित्र आप सभी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो हमारे तरफ से इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा, रिप्रोडक्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट सवाल आप देखिएगा, आपसे पूछा गया कि किसी पारितंत्र में कौन सा जैविक घटक सबसे अधिक संख्या में मौजूद है। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि प्रोड्यूसर की अगर बात करेंगे तो सबसे ज्यादा संख्या में मौजूद है। अच्छा, यहां पे ये टर्सरी कंज्यूमर की बात की जा रही है। तो मेरे मित्र, टर्सरी कंज्यूमर जो है वो तो टॉप लेवल का है। तो वहां पे अगर हम लोग बात करते हैं तो मतलब ये टॉप लेवल इसलिए कह रहे हैं कि ये जो है सिर्फ और सिर्फ मांसाहारी खाएंगे, तो इसकी संख्या ज्यादा होगी तो और जीव कहां जाएंगे। मतलब कुल मिला के पूरे ट्रॉपिक लेवल पे जो प्रोड्यूसर हैं, उत्पादक हैं, इसकी संख्या क्या होती है सर, ज्यादा होती है। तो इस क्वेश्चन पे भी आप चाहे तो रेज कर सकते हैं, और ये सवाल रेज करने लायक नहीं है। लेकिन आप लोग इसमें कैसे परेशान हुए हमें ये नहीं समझ में आ रहा है। बहुत सारे मित्र जब ये सवाल भेज रहे हैं तो हमें लग रहा है कि आप क्या कर रहे थे, क्या पढ़ रहे थे। सवाल बहुत सिंपल है कि एक कार 5 सेकंड में अपनी चाल 40 मीटर पर सेकंड से घटाकर 20 मीटर पर सेकंड कर देती है। कार का त्वरण ज्ञात कीजिए। मेरे मित्र आप देख रहे हैं कि कार पहले 40 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रही थी, और इसका जो वेग है, अंतिम वेग है, वो घटकर कितना हो गई 20 मीटर पर सेकंड। कितना देर में, 5 सेकंड में। तो आपसे पूछा जा रहा है त्वरण, चूंकि वेग घट रहा है तो कार में त्वरण नहीं होगा, मंदन होगा, रिटार्डेशन होगा, और रिटार्डेशन हमेशा माइनस में आता है। तो चला a इक्वल टू हम v माइनस यू बटा टी कर लेते तो क्या दिक्कत था आपको इसमें, 20 अब माइनस 40 अब बटा क्या हो जाएगा सर 5 हो जाएगा। अब यहां पे माइनस 20 बटा 5 चौका कितना, आप कहेंगे -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मेरे मित्र रेलवे का आंसर बिल्कुल सही है। जो भी छात्र इसको भेज रहे हैं व्हाट्सएप पे, चला जी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पे अपना माइंडसेट करने की जरूरत है। ये त्वरण जो पूछा जा रहा है, चूंकि इसमें वेग घट रही है, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट सर इट इज
इज रेफर एज रिटार्डेशन, इसीलिए कैसे रेफर होगा, रिटार्डेशन के रूप में रेफर होगा। नेक्स्ट सवाल देखना, क्वेश्चन नंबर 64। इसमें भी कई सारे छात्र परेशान थे कि गुरुजी ये भी गलत हो गया। हम आपको हमेशा कहते हैं कि हमारे शब्दों पर ध्यान दीजिए। चला जी, हम जो बोलते हैं वो भांग, बथुआ, इमली, आम कुछ नहीं बोल देते हैं। हम जो भी बोलते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, अकॉर्डिंग टू आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग बोलते हैं। और हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है जब भी हम आपके क्लास में आते हैं कि हमारे मुंह से ऐसे शब्द निकले जो आपके एग्जाम के लिए उपयोगी हो। बहुत सारे छात्रों को हमारा क्लास बोरिंग भी लगता होगा क्योंकि हम हंसाते नहीं है आप लोगों को, तो ये थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है हमारे इनकम पे, लेकिन उससे कोई मैटर नहीं करता है, हमारा स्टाइल ही यही है। ध्यान रखना कि हमने आपको कई बार बताया होगा कि अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, मेल्टिंग की, किसकी बात करते हैं, मेल्टिंग की, यानी कि द्रवीकरण की या द्रवण की, तो हम लोग क्या कहते हैं कि गुरुजी इसमें ठोस जो है वो द्रव में परिवर्तित होता है, ठोस द्रव में परिवर्तित होता है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, आप सभी कहते हैं गुरुजी मेल्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, मेल्टिंग कहते हैं। लेकिन मेरे मित्र आपको मैंने कई बार यह भी कहा है फ्यूजन ऑफ आइस भी इसे बोला जाता है। हाँ, ये मैं मानता हूं कि रेलवे का यहां पे जो हिंदी लैंग्वेज है ये गलत है, रेलवे को विखंडन यूज नहीं करना चाहिए था। अगर वो फ्यूजन आंसर ले रहे हैं तो यहां पे फ्यूजन को वो संगलन कहते तो ज्यादा बढ़िया रहता। तो मेरे मित्र ये रेलवे का मिस्टेक है कि उन्होंने क्वेश्चन के छपाई पे, क्वेश्चन के शब्द पे ध्यान नहीं दिया। बाद बाकी जो रेलवे की तरफ से आंसर दिया गया है कि ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है, तो मैंने आपको जितना बार भी बताया है कि कोई भी बर्फ आपका द्रव में पिघलेगा तो इसी को हम लोग मेल्टिंग कहते हैं, फ्यूजन भी कहते हैं कई बार। और फ्यूजन का मतलब क्या होता है, संगलन, गलना। तो गलने का मतलब हुआ ठोस का द्रव में परिवर्तित हो जाना। तो इंग्लिश चूंकि मान होगा हर एग्जाम में, तो इंग्लिश के हिसाब से आपका ये रेलवे का क्वेश्चन सही है, ये ध्यान में रखिएगा। फ्यूजन यहां पे विखंडन लिखना चाहिए था, संगलन लिखना चाहिए था, और हम लोग मेल्टिंग, फ्यूजन इस दोनों को एक ही शब्द के साथ इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ठोसीकरण में तो द्रव ठोस में बदलेगा, और ऊर्ध्वपातन में आप कहेंगे ठोस गैस में बदल जाएगा, और नीचेपन तो सब्लिमेशन का उल्टा क्या होता है, आप सभी कहते हैं गुरुजी डिपोजिशन होता है। नेक्स्ट देखिएगा। अच्छा मेरे मित्र, आप सभी की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि अगर आप में से कोई भी छात्र एएलपी सीबीटी 1 में बढ़िया स्कोर करके अपने सीबीटी 2 की तैयारी की तरफ सोच रहे हैं और आप फिटर और डीजल मैकेनिकल ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो आप सभी का स्वागत रहेगा सीबीटी 1 को पढ़ने के बाद सीबीटी 2 को पढ़ने में भी। मेरे मित्र बिल्कुल सही सुन रहे हैं, हम लोग डीजल मैकेनिक और बीएससीडी का कॉम्बो द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे डिस्कस कर रहे हैं। संपूर्ण सिलेबस, थ्योरी विद पीवाईक्यू, साथ ही फिटर ग्रुप के जो भी छात्र होंगे उनके साथ भी बेसिक साइंस एंड डीडी कॉम्बो का सर संपूर्ण थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं। और ये बैच आपका 5 दिसंबर से स्टार्ट हो गई है, ध्यान रखिएगा। अगर आपको डीजल मैकेनिक सिर्फ सेपरेट पढ़ना है, फिटर सिर्फ सेपरेट पढ़ना है, तो आप ऐप पे आएंगे तो वहां पे सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। सिर्फ आपको बेसिक साइंस एंड डीडी सेपरेट पढ़ना है, आपका कोई और ट्रेड है, तो आप एप्लीकेशन पे आएंगे तो आपको वहां पे जानकारी मिल जाएगी। और किसी भी तरह की जानकारी के लिए मेरे मित्र आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि ये छोटा सा वीडियो आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।